हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक की शब्दावली करेंगे। एनसीईआरटी, ठीक है। जो एनसीईआरटी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 9th to 12th क्लास, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा डिटेल में हम करेंगे, सिलेबस मैंने डिस्कस करा दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की शब्दावली करेंगे। माइक्रो की हम कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पार्ट में हमने माइक्रो की शब्दावली इंग्लिश मीडियम और माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश मीडियम ही कंप्लीट किया करवा दिया है। और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको भी इजीली समझ आ जाएगा, प्लीज़ आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम यहाँ पर ग्लॉसरी शब्दावली हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। ये देखिए, जिससे आपको क्या होगा, जब हम चैप्टर करेंगे तो इजीली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, एडम स्मिथ 1723 से 1790 आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्वेश्चन अगर आ जाए तो कौन है? एडम स्मिथ है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी फेमस बुक थी 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी बुक का पूरा नाम था। बड़ी फेमस बुक थी जिसमें धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। उसके बाद है समस्त मुद्रा संसाधन। अब जितने भी चैप्टर हम करेंगे ना मैक्रो में, उससे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये समझाऊंगी। डाकघर बचत संगठन की अवधि जमा रहित व्यापक मुद्रा, यानी कि M3। अब मनी के मेजरमेंट होते हैं M1, M2, M3 एंड M4। एक शॉर्ट्स वीडियो भी मैं इस पर बना दूंगी। और जब हम पूरा मनी बैंकिंग की एक यूनिट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर सारे समझाऊंगी कि M1 क्या मापक है, M2, M3, M4 में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब ये M3 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जो डिपॉजिट होती है वो है ये डाकघर। देखो, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग होगी वो इसमें सारी इंक्लूड होती है। अब M1 क्या है? M1 में हमारी करेंसी, जो नोट सिक्के होते हैं, एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ये सारा इसमें आता है M1 में, ठीक है। तो डिटेल में आपको ये समझाया जाएगा। उसके बाद है निश्चित व्यय और कर नियमों के अंतर्गत जब आर्थिक दशाएं बदतर स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं तो खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि आभ्यंतरिक स्थिरक, यानी कि करों में कमी आ जाती है तो अर्थव्यवस्था स्थिर दशा में आ जाती है। जब सरकार की जो, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सरकार का टैक्स। अब सरकार के टैक्स में ही कमी आ जाए तो देखो गवर्नमेंट को फिर इनकम कम होगी, आर्थिक दशाएं खराब हो जाएंगी। एक्सपेंडिचर और जो टैक्स के नियम हैं उनके अंतर्गत हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगी सारी। तो इससे अर्थव्यवस्था किस में आ जाएगी? एक स्टेबिलिटी की कंडीशन में आ जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है। स्वायत्त परिवर्तन, यानी कि ऑटोनॉमिक, जो ऑटोनोमस चेंजेस होते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के मॉडल में जो भी परिवर्तित हैं, यानी कि कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके मॉडल में एक्स्ट्रोजीनियस जो कारक हैं उनके कारण जो चेंज आएगा। और जो स्वायत्त खर्च में वृद्धि होगी, कमी होगी, ये इंग्लिश में भी मैं आपको समझाऊंगी। हिंदी बड़ी ही टिपिकल दे रखी है, कोई नहीं, मैं इंग्लिश में भी आपको ग्लोसरी सारी करवा दूंगी, 2 पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगी। तो समस्त निर्गत, ये देखिए, स्वायत्त व्यय गुणक, यानी कि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो मल्टीप्लायर है, कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो उससे समग्र जो इनकम है उसमें वृद्धि हो जाती है। अदायगी संतुलन, अदायगी संतुलन क्या है? किसी भी देश का शेष विश्व के साथ लेन देन होना, यानी कि जो दूसरे विश्व के साथ हमारा एक्सचेंज होता है उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा, ठीक है, जिसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट भी। संतुलित बजट क्या होता है? जिसमें सरकार के एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू के, इसको बैलेंस बजट बोला जाता है। एंड बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है? जब टैक्स और सरकार के एक्सपेंडिचर दोनों में वृद्धि या कमी होती है तो उसकी वजह से जो संतुलन में परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वाला टॉपिक हम जो करेंगे वहाँ पर इसका मैं फॉर्मूला भी आपको कराऊंगी। अब उसके बाद है बैंक रेट। बहुत कुछ है समझने के लिए, बहुत कुछ। अब है बैंक रेट। जो आरक्षित निधि के अभाव की स्थिति में यदि व्यावसायिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक से लोन लेंगे तो जिस रेट पर लेंगे वो बैंक रेट है। RBI से कमर्शियल बैंकों को भी तो लोन लेना पड़ता है ना, तो वो जिस रेट पर लेंगे वो बैंक रेट है। वस्तु विनिमय क्या होता है? मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं का विनिमय, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। जैसे पहले होता था भाई, गेहूं के बदले चावल ले लिया, चावल के बदले जूते ले लिए, इस तरीके से वस्तु के बदले वस्तु। और उसके बाद है आधार वर्ष, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके GDP की गणना की जाती है। जैसे अब इंडिया में जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, तो 2011-12 में हम देखते हैं कि कंडीशन क्या थी और आज की देखते हैं, तो इससे कंपैरिजन इजीली हो जाता है, इसको बोलते हैं बेस ईयर।
बंद पत्र कागज का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर एक निर्धारित अवधि के पूरे होने पर भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल का वादा लिखित होता है। मतलब कि एक जिस पर एक निर्धारित अवधि के पूरे होने पर, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें टाइम इतना पूरा हो जाएगा तो इन फ्यूचर हम आपको इतना रिटर्न वापस देंगे, वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा लोगों से पैसा उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, बंद पत्र फर्म बोलते हैं इसको। व्यापक मुद्रा क्या है? संकुचित मुद्रा प्लस बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में और डाकघर में जो रखी गई अवधि होती है वो, जिसको M4 बोला जाता है। ठीक है, ये M1 M2 M3 M4 वाला वही कंसेप्ट है ये। उसके बाद है कैपिटल, पूंजी उत्पादन का एक ऐसा कारक जो स्वयं उत्पादित होता है, उत्पादन में इसका पूर्ण रूपेण उपभोग नहीं होता। पूंजी लाभ किसी भी बंद पत्रधारी के धन के मूल्य में वृद्धि होना, कमी होना, ये उससे क्या होता है, उनकी पूंजी लाभ और हानि को डिटरमाइन करता है। उसके बाद है पूंजीगत वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका जो क्रय उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बल्कि दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। कैपिटल जैसे मशीनें हैं, मशीन का हमने वैसे तो क्या करना, मशीन से हमने दूसरी चीज़ें बनानी होती है, इसलिए इनका यूज़ होता है। कैपिटल फॉर्मेशन में इनका यूज़ होता है, दैट्स वाई वी कॉल कैपिटल गुड्स। पूंजीगत देश, जो पूंजीवादी देश होते हैं जहाँ पर पूंजीवादी फर्मों द्वारा ही सारा देश का उत्पादन किया जाता है। पूंजीवादी फर्में होती हैं जिसमें बाजार के लिए उत्पादन, मजदूरी की दर, एक दी हुई कीमत जिसे मजदूरी की दर कहते हैं, उस पर ही लेबर को क्रय विक्रय और पूंजी का निरंतर संचय। नगद आरक्षित अनुपात CRR जिसको बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशो, जो कमर्शियल बैंकों को RBI के पास कैश फॉर्म में रखना होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आय का वर्तुल प्रवाह, जो चक्रीय प्रवाह है आय का, जिसमें रियल फ्लो एंड मनी फ्लो की हम बात करते हैं। नेशनल इनकम जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर करेंगे हम कि कैसे एक सेक्टर से, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, उससे वस्तुओं का जो प्रवाह है वो हाउस होल्ड की तरफ होता है, हाउस होल्ड से फिर कैसे फैक्टर सर्विस प्रोड्यूसर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, जो कंजप्शन गुड हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जो टिकाऊ होती हैं वो जल्दी ही नष्ट नहीं होती, कुछ समय तक चलती हैं, लंबे वर्षों तक चलती हैं। CPI उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोला जाता है, जिसमें मंथली बेसिस पर डाटा होते हैं और इसमें उपभोक्ता की वस्तुओं की टोकरी की कीमतों को लिया जाता है। कंज्यूमर जो गुड्स खरीदते हैं उनकी कीमतों को। उपभोग वस्तुएं जो होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है। कॉरपोरेट टैक्स, जो कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया है उनके प्रॉफिट पर लगने वाला टैक्स। करेंसी जमा अनुपात, जो लोगों ने करेंसी के रूप में अपने पास मनी रखी हुई थी, कमर्शियल बैंकों के पास जो मनी रखी हुई थी उसको बोलते हैं करेंसी जमा अनुपात। केंद्रीय बैंक से ऋण लेने के माध्यम से घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, नए नोट छापना। जब सरकार नए नोट छापती है इससे क्या होता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाता है एक इकोनॉमी में। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हर कंडीशन में अच्छी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है डेप्रिसिएशन, पूंजी स्टॉक, यानी कि जो हमारे पास मशीन है उसमें टूट फूट होना, उसमें डेप्रिसिएशन आना, वो है हमारा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब जो मुद्रा के रूप में विदेश की करेंसी की कीमत में कमी आ जाती है उसको भी हम डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। ये पूरा मैं कंसेप्ट आपको डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सारा मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद है ये डिवैल्यूएशन अभी बताया, जैसे मैंने अपनी करेंसी, जैसे $1 के बदले मान लीजिए 84 रुपीज़, डिवैल्यूएशन अगर हो जाता है तो $1 के बदले मान लीजिए 90 रुपीज़, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। अब दिखने में आपको 84 से 90 लग रहा है, लेकिन हमें बदले में तो उतना ही मिल रहा है। पहले बदले में 84 के बदले $1 मिलता था, अब 90 के बदले $1 मिलेगा, यानी कि 84 की वैल्यू तो कम हो गई ना। तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। इसको गवर्नमेंट करती है जानबूझकर। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, जब हम चाहते हैं कि वस्तुओं का लेन देन हो और हमारे पास, जो मेरे पास मान लीजिए मेरे पास गेहूँ है और मुझे चावल की ज़रूरत है, तो मैं दूसरे बंदे के पास जाऊँगी, ये पूछूंगी भाई आपके पास चावल है, तो क्या उसको भी गेहूं की ज़रूरत है, तभी तो हमारा लेन देन हो सकता है। तो इसको बोलता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, भी डबल कोइंसिडेंस हो या ना हो। आर्थिक एजेंट जो होते हैं ऐसे व्यक्ति संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जिसमें जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, उसको बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड। ये भी हम मैक्रो में ही करेंगे बिल्कुल कंप्लीट। उद्यमवर्ती, उद्यम के दौरान जो कोऑर्डिनेशन है, जोखिम है, वो कार्य किया जाता है। प्रत्याशित उपभोग भी, योजनागत उपभोग भी, हमने आने वाले समय में इतना उपभोग करना है, प्लान्ड होता है। ये प्रत्याशित निवेश की आने वाले समय में मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी प्लान्ड होता है। ठीक है, तो ये मैंने 2 पेज आपको ग्लोसरी के मैक्रो इकोनॉमिक्स के करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी मैं आपको ये 3 पार्ट में मैक्रो की ग्लोसरी भी कंप्लीट हो जाएगी। माइक्रो की ग्लोसरी भी 3 पार्ट में ही कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर हम मैक्रो के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने माइक्रो के चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो NCERT बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल आपको करवाई जाएगी, और 9th से लेकर 12th तक की NCERT आप इकोनॉमिक्स एक एक लाइन में बिल्कुल अपना नॉलेज बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक एक लाइन में आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।